Hello everyone, welcome to your social studies class. Let's start chapter number 2 from history, ruling the countryside, page number 98. The Mughal Emperor Shah Alam 1765 appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. So Mughal Emperor Shah Alam को East India Company ने as a Diwan of Bengal appoint किया. Diwani made company the chief financial administrator of the territory where it ruled. दीवानी की वजह से जो कंपनी थी उन्होंने चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बन गई वो, और वहाँ जहाँ पे वो रूल कर रही थी. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड इन इंडिया इंटेंचर्ड लेबर वेयर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर which promised the return to travel to India after they had worked for 5 years on the employers plantation. So at that time unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इंडियंस को जो पुअर लेबरर्स थे उनको ये प्रॉमिस किया गया कि उनको हायर किया जाएगा एज अ लेबर, दूसरी कंट्रीज़ में ले जाके उनसे वर्क कराया जाएगा इन प्लांटेशन वर्कर्स एज अ प्लांटेशन वर्कर्स फॉर 5 years, और उसके बाद उन्हें वापस इंडिया ट्रैवल भेज दिया जाएगा. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 20 million people of India origin live in other countries. Even these days, skilled as well as unskilled workers migrate to other countries in search of jobs and better opportunities. उस टाइम पे जो स्किल्ड लेबर्स थे और जो अनस्किल्ड थे, दोनों ही लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्रैवल करना के लिए, माइग्रेट करने के लिए फोर्स किए गए. Most Indian indentured laborers came to know that from the present day regions of eastern Uttar Pradesh, Bihar, Central. So mostly जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे वो कहाँ से उस टाइम पे बुलाए जा रहे थे? फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु. The Britishers these regions experienced many changes which forced the people to migrate in search of work. So at that time जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे पीपल को टू माइग्रेट करने के लिए इन सर्च ऑफ वर्क. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी. ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रेंट रोजेस. कमर्शलाइजेशन की वजह से जो लैंड का जो रेंट था, जो ज़मीन का जो किराया होता था, जो जिनके पास खुद के जो लैंड नहीं थी वो रेंट पे लेकर के जो फार्मिंग करते थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था. देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड एज इट वॉज क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन. और लैंड की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी क्योंकि ज़्यादातर लैंड प्लांटेशन और माइंस के लिए ले ली जा रही थी, क्लियर कर ली जा रही थी. Most of indentured laborers migrated in hope for a bright future. और ज़्यादातर इंडेंचर्ड लेबर्स मूव कर रहे थे फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, लेकिन वहाँ पे भी उनका एक्सप्लॉटेशन हो रहा था. दे हैड टू पे अ कमीशन टू द रिक्रूटमेंट एजेंट. वहाँ पे कमीशन उनको देना पड़ा था. जो भी इसके एजेंट्स थे, जो एजेंट यूज टू प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो एजेंट्स थे वो उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे. समटाइम्स एजेंट इवन फोर्सिबली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स. कई बार जो एजेंट्स थे वो फोर्सफुली माइग्रेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे. जो वर्कर्स थे उनको कोई लीगल राइट्स नहीं थे उनके पास जो टाइम, जो वर्क करने का जो टाइम लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उनके कंपैरिजन में जो उनकी वेजेस मिल रही थी, जो सैलरी थी वो बहुत कम थी. दे वर ट्रीटेड एज अ स्लेव्स, और उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़. जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्रूएल थी टूवर्ड्स द इंडियन लेबरर्स. द विलेज पंचायत लॉस्ट देयर अथॉरिटी ऑन द विलेज पीपल. जो विलेज की पंचायत की जो अथॉरिटी थी विलेज पीपल के ऊपर वो ख़त्म हो गई. द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो टेकन इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूस. जो रेवेन्यू था वो कैश में ज़्यादा लिया जाने लगा इन कंपेरिजन टू द प्रोडक्ट्स. पहले के टाइम में फार्मर्स जो है रेवेन्यू के रोल में जो उनके पास प्रोडक्शन होता था ग्रेन्स का या सीरियल्स का, वो सारी चीज़ें वो रेंट के या एज अ रेवेन्यू देते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में मनी को, कैश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा. द फाइन मशीन मेड क्लोथ केम टू द विलेज मार्केट. जो फाइन मशीन मेड क्लोथ थे वो विलेज मार्केट में आ गए, जिसकी वजह से जो पुअर वीवर्स थे उनका काम बंद हो गया.
So there are many British economic policies at that time. बैड इफेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द इंग्लिश इन इंडिया. बैड इफेक्ट्स कौन कौन से थे? दीज क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंड होल्डर, ज़मींदारी विद द न्यू लीगल राइट्स. इसकी वजह से एक न्यू क्लास इमर्ज हुई सोसाइटी में, दैट वर लैंड होल्डर्स और ज़मींदार्स. द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज, लैंड की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हो गई. जो एक्सपेंडिचर्स था, जो डिफरेंट चीज़ों पे लगता था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया. Due to payment of revenue within a fixed time, the landholders were compelled to mortgage or dispose of their landed property. The agriculture class became rather poor under the system of land revenue. So जो agriculture class थी, जो poor peasants थे, जो बहुत ज़्यादा revenue नहीं pay कर सकते थे, वो और ज़्यादा पुअर होते गए और ज़मींदार और ज़्यादा रिच. द रेवेन्यू सिस्टम. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. So 12th August 1765 में मुग़ल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी के एज अ दीवान अपॉइंट किए गए. द कंपनी इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड. सो कंपनी ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो एक एक स्कीम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू ऐसे सिस्टम लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करे जिसकी वजह से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश कंपनी के पास आए और ब्रिटिशर्स और भी ज़्यादा रिच होते जाएं. फर्स्ट इज़ परमानेंट सेटलमेंट. इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवेल ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था. अकॉर्डिंग टू इट, द राजाज एंड तकलदार्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार्स. राजा और तकलदार्स को ज़मींदार की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा. दे वेयर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर. उनको बोला गया कि वो पीजेंट से, फार्मर से रेवेन्यू रेंट को कलेक्ट करें और एक फ़िक्स्ड अमाउंट रेंट गवर्नमेंट को पे करें हर साल. इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द परमानेंट सेटलमेंट इंश्योर्ड रेगुलर इनकम ऑफ द कंट्री. परमानेंट इनकम की वजह से कंपनी की एक रेगुलर इनकम फिक्स हो गई. इट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंड होल्डर. लैंड होल्डर्स की एक न्यू क्लास इस्टेब्लिश हो गई और जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही लॉयल थे. एंड सो ऑन. सेकेंड सिस्टम कौन सा था? रेवतवारी सिस्टम और म्यूनारो सिस्टम. The permanent settlement was extended to Odisha and coastal district of Andhra Pradesh to Banaras. In the British territory in the New South, a new system was designed which came to be known as Reotwari system. It was tried on a small scale by Captain Alexander. The revenue was fixed for a period not extending 30 years on the basis of quality of the soil and nature of the crop. सो रेवतवारी सिस्टम में भी लोग रेंट पे देते थे और वो एक फ़िक्स टाइम के लिए होता था और वो डिपेंड होता था ऑन डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ द क्रॉप. द गवर्नमेंट शेयर वाज अबाउट हाफ ऑफ द नेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप. और उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता था. जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन होगी उसमें आधा शेयर गवर्नमेंट का होगा. नेक्स्ट इज़ महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया. इन नॉर्दर्न इंडिया द सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट वेरीड अकॉर्डिंग टू द लोकल प्रैक्टिसेस. इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सेटलमेंट वॉज मेड विद द विलेज महल कम्युनिटीज़ विच मेंटेन अ फॉर्म फ्रॉम कॉमन ओनरशिप नोन एज Baicharas or with mahals where these groups of villages, hence it came to be known as Mahalwari system. The lands of Punjab and Delhi were also settled on this line. So Mahalwari system में जो controllers थे वो महल्स के थ्रू और जो controllers थे वो वहाँ से रूल कर रहे थे in the groups of villages to the groups of villages. The village headman came under the supervision of British district official who financially followed the following function. इसमें भी कुछ points थे like the land law introduced by the British brought many changes in the Indian society.
जो लैंड लॉज बने थे जो ब्रिटिशर्स के थ्रू, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे इन द इंडियन सोसाइटी। लैंड बिकेम अ सेलेबल प्रॉपर्टी, लैंड एक सेलेबल प्रॉपर्टी बन गई थी जिसको हम बेच और ख़रीद सकते थे। द सिस्टम ऑफ पेइंग ऑफ रेवेन्यू विद द स्पेसिफिक टाइम कंपेल्ड मैनी स्मॉल लैंड होल्डर्स टू मॉर्टिगेट और टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जो रेवेन्यू पे करने का सिस्टम बनाया गया जिसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे लैंड होल्डर्स ने या तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना स्टार्ट कर दिया या फिर उनसे बार्गेनिंग और मॉर्टिगेज स्टार्ट कर दिया। द न्यू सिस्टम वेयर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनइक्विटेबल ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी इन द कंट्री साइड। Advantages to the farmer. This we will start in our next class.